ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर। एंड आज की क्लास में हमें जो करना है बच्चों, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर द पार्ट ऑफ द पेपर ऑफ थ्योरी, राइट। और जो पहला क्वेश्चन होता है हमने दरअसल वो करना है आज। पहला क्वेश्चन क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये होता है, यू हैव डिफरेंट पार्टिकल्स, यू कैन हैव डिफरेंट लाइक मॉलिक्यूल्स। आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अपने मेटल्स हो सकते हैं, डिफरेंट नॉन मेटल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। उससे रिलेट करके वो सवाल पूछता है, तो आपको पता होने चाहिए। तो ये जो आपके पास ये जो पहला सवाल होता है, बड़ा जबरदस्त किस्म का ये सवाल होता है। और ये सवाल जो होता है इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि इसमें पूरी ओवरऑल आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो चेक की जाती है कि आपको कितना पता है केमिस्ट्री के बारे में। तो जिन बच्चों को पता होता है वो बड़े आराम से इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं, और जिनको नहीं पता होता वो बेचारे इसमें लैग करते हैं। तो आज मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये सारी चीजें कराऊं, और इससे कराने का फायदा ये होगा, एक तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, यानी कि वो सारी चीजें जो कि एनामलस आ सकती हैं कहीं से भी उठकर, वो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो है मेरा भी 1 घंटे का जो टाइम है वो आपके साथ अटैच हो जाएगा, जो कि मैं बहुत मिस कर रहा था 2 दिन से। चलिए तो इस स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर क्लास को। Here we have first question. The some symbol equations and word equation A to J are shown. This is the first equation. You all can see this. अच्छा, अब मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूंगा कि ये आपने कहाँ देखी होगी और ये कहाँ आपने जज की होगी इक्वेशन। तो देखिए, आयरन 3+ के आइंस हैं, आप इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, हाइड्रोक्साइड का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो, तो आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसके आपको नजर आते हैं रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। तो ये आपके पास वो इक्वेशन है कि आपने देखी होगी बच्चों, कहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखी होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइंस के अंदर। ठीक है भाई। सेकंड वन, इथेन और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। इथेन और क्लोरीन का रिएक्शन का मतलब यह है कि आप कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ये आपने पढ़ा है एल्केन के अंदर, दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। फिर आप देखो यहाँ पर एक ब्रेक डाउन हो रहा है एल्केन के मॉलिक्यूल का, विच इज क्रैकिंग अगेन, आपने ये एल्केन के अंदर पढ़ा है मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद इथीन और स्टीम का रिएक्शन हो रहा है, जो कि इथेनॉल बन रहा है, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन, जो कि आपने एल्कीन में पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में भी पढ़ा है आपने ये। देन क्लोरीन और एक्वस पोटेशियम आयोडाइड डाला जा रहा है, ये आपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 में पढ़ा है कि मोर रिएक्टिव हैलोजन कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हैलोजन और हैलाइड आयन फ्रॉम द सॉल्ट। देन दिस इज ग्लूकोज, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जो कि आपने अल्कोहल में पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये फर्मेंटेशन आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, 3 नंबर के लिए आ सकती है। दिस इज एनारोबिक प्रोसेस, ईस्ट इज वन ऑफ द एंजाइम वी आर यूजिंग ओवर हियर एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और इसके अंदर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, विच इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल आपस में मिल रहा है, तो इथाइल इथेनोएट बन रहा है, जो कि एस्टेरिफिकेशन है, और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में एंड में ये पढ़ी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच इज थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, ये आपने मेटल्स के चैप्टर में ब्लास्ट फर्नेस में पढ़ा है। देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, जो कि हमारे सिलेबस में आप सिर्फ वर्ड इक्वेशन रह गई है, और ये है फोटोसिंथेसिस, और ये आपने एयर पॉल्यूशन के अंदर पढ़ा था। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, देखते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। सही है भाई। अच्छा, एक इक्वेशन यहाँ रह गई, सॉरी फॉर दिस, बी पार्ट रह गया हमारा। दिस इज आयोनिक इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो कि हमने एसिड के चैप्टर में पढ़ी थी। दिस इज आयोनिक इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये सारे इक्वेशंस यहाँ गिवन है, देखते ही आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए, और अगर आप इसको देखकर अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेपरेशन वीक है, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अच्छा जी, नीचे गौर से पढ़ें सवाल क्या दे रहा है, उस हिसाब से हमने जवाब देना है। ऐसा नहीं पूरी पूरी इक्वेशंस नहीं लिखनी है हमने यहाँ पर। आप जरा देखिएगा क्या कह रहा है वो कह रहा है बच्चों आपसे, यूज द इक्वेशन टू आंसर द questions that follow. Each equation may be used once, more than once, or not at all. ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन एक बार यूज हो या एक बार भी ना यूज हो, और हो सकता है कि एक से ज्यादा मर्तबा ये यूज हो जाए। ठीक है, ऑल राइट। सो गिव लेटर ए टू जे, आपने ए बी सी डी ई एफ जी ये लिखना है, आपने इक्वेशंस नहीं लिखनी है। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, आपने क्या लिखना है, आपने ए बी सी डी ई एफ जी लिखना है, आपने इक्वेशंस नहीं लिखनी है। ठीक है ना, फोर इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट। ठीक है ना, अब ये आपके सवाल है। नंबर 1, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है,
अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, जल्दी से मैंने ऊपर बता दिया है आपको कौन सा वाला न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, जल्दी से बताओ। न्यूट्रलाइजेशन वाला कौन सा है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन है आपके पास बी। क्या है बच्चों आपके पास? बी। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस। सो H पॉजिटिव आइंस शोइंग दैट ये एसिड है, OH नेगेटिव आइन शोइंग दैट ये एल्कली है। तो एसिड और एल्कली मिलते हैं तो यूनिवर्सल आपके पास सॉल्वेंट जो बनता है जो कि न्यूट्रल होता है वो पानी होता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। व्हाट डू यू से बच्चों, राइट और नॉट? सही है कि गलत? जल्दी से। बिल्कुल सही है, गुड जॉब। सेकंड वन इज आस्किंग अबाउट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपके पास इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है विच कैन नॉट बी ब्रेक, और उसको हमें वैसी का वैसी लिखना पड़ेगा, और प्रेसिपिटेट्स बनते हैं कैटाइन और एनाइन के टेस्ट में। ठीक है भाई, तो दिस शुड बी ए। क्या आंसर होना चाहिए बच्चों इसका? इसका आंसर ए होना चाहिए। जब कभी भी आप आयरन 3 के सॉल्ट में या आयरन 2 के सॉल्ट में या कॉपर 2 प्लस के सॉल्ट में या क्रोमियम 3 प्लस के सॉल्ट में या कैल्शियम आइंस के अंदर, या अगर फॉर सपोज आप एल्युमिनियम या जिंक आइन के अंदर जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है उसके अंदर अगर आप क्या ऐड कर दें बच्चों, अगर आप उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो दिस शुड बी द प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। चलो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई गलत नहीं बोलना चाहिए, सबको सही बोलना चाहिए इसमें। जल्दी से, एस्टर कहां बन रहा है बच्चों? दिस शुड बी एच। वेरी गुड बच्चों। H। इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल जब मिलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा तो एस्टरिफिकेशन ही होगी। दैट वुड बी द राइट आंसर। गुड जॉब एवरी वन ऑफ यू। देन लास्ट फोर्थ वन इज फोटोसिंथेसिस। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। व्हाट इज द राइट J। आंसर फॉर फोटोसिंथेसिस बच्चों? दिस J। इज जे। देन फर्मेंटेशन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया G। आपको। ग्लूकोज इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में जब कन्वर्ट होता है तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो दिस शुड बी जी। राइट एवरी वन ऑफ यू। देन द लास्ट वन इज क्रैकिंग। तो बच्चों क्रैकिंग कौन सी है इसमें, जल्दी से बता दो। व्हेन अ J। alkane molecule E। is going to be break down in the presence of silicon dioxide or ammonium oxide, right, at high G। temperature like 550 to 600, they are going to produce one shorter hydrocarbon like alkane and one shorter hydrocarbon like alkene. So this would be D. Is that right every one of you or not? ऐसा ही है, कोई मसला तो नहीं है? Yes sir। अब देखो ये कितनी सिंपल सी बात है, अगर हमें आता होता ये सब कुछ तो हम इसको इजीली कर पाते, और अगर हमें नहीं आता होता तो फिर हम कभी भी इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ओवरऑल सिलेबस का आपको सब कुछ पता होना जरूरी है। अगर आपको ओवरऑल सिलेबस में जरा कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो ये सवाल करने में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ठीक है भाई बच्चों, किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। जी बेटे उमैमा। सर आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की दोबारा ओवरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने नहीं किया देखो बेटे, आपके पास आगे से। कैटाइंस के जितने भी टेस्ट है ना उसमें सब में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सही है, जितने भी आपके पास कैटाइंस हैं, जितने भी कैटाइंस के टेस्ट हैं, आपके पास 7 कैटाइंस के टेस्ट हैं हमारे पास, अदर देन अमोनियम जो कि मेटल नहीं है, वो जो नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी 7 जो हैं उसमें जब कभी भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। तो उसको जब कभी भी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। अब इसको समझने की कहानी यहाँ से हम इस तरह से देख सकते हैं। देखो आयरन 3 लिखा हुआ है यानी कि आइन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तोड़ के लिखा हुआ है इसको। हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, इसको भी आइन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तोड़ के लिखा हुआ है। बट यहाँ देखें आयरन हाइड्रोक्साइड जो ये हम तोड़ नहीं पाए, इसको हम तोड़ नहीं पाए तो इसका मतलब ये है कि ये सॉलिड होगा। ये क्या होगा भाई? ये सॉलिड होगा। तो सॉलिड कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होते, तो अगर आइंस की वजह से सॉलिड बन रहा है तो दैट मींस इट इज प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है भाई बच्चों। जी मात बेटे क्या पूछ रहे हो? सर आप जूम आउट कर सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेना था। जूम आउट कर देते हैं बेटे, ये लीजिए आपके लिए। और किसी का कोई सवाल? ऑल क्लियर एवरी वन ऑफ यू? जी बेटे क्या बोल रहे हो अब्दुल हसन हैदर? सर ये मुझे बताइएगा कि जो फोटोसिंथेसिस वाला जो है इसमें ये इसका इक्वेशन करना याद करना लाजमी है उसको। बेटे अब हमारे सिलेबस से इसकी ये वाली जो इक्वेशन है ना, सिंबल इक्वेशन, ये रिमूव हो गई है। अब हमारे सिलेबस में इसकी वर्ड इक्वेशन मौजूद है। क्या मौजूद है इसकी? वर्ड इक्वेशन, यानी कि बस हमें ये लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दिस इज द ओनली थिंग दैट रिमेन इन आवर सिलेबस एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिमूव्ड। ऑलराइट। और सर उसके अलावा केमेटोग्राफी आएगी उसमें पेपर 2 के अंदर? क्रोमेटोग्राफी पेपर 2 में नहीं पूछी जाती।
अच्छा, ठीक और है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पे नहीं याद करें ना उसके लिए, पेपर 2 के लिए? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के अंदर फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन ये पूछी जा सकती हैं बेटे। इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए इसका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ठीक है सो बेटे, मच। चलिए आगे सर चलते हैं। फर्मेंटेशन का भी बता दें। फर्मेंटेशन का क्या बताऊं बेटे? फर्मेंटेशन हमने की थी ना अभी ऑर्गेनिक में रिसेंटली, तो उसमें हमने की थी। फर्मेंटेशन क्या होती है? जब आप ग्लूकोज को यूज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, थ्योरी में 3 नंबर के लिए सवाल आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ग्लूकोज को आपने क्या करना है? फर्मेंट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, और दिस शुड बी द क्लोज सिस्टम। एनारोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए अंदर। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो रूम टेम्परेचर इज वन ऑफ द कंडीशन, एनारोबिक प्रोसेस इज वन ऑफ द कंडीशन। ग्लूकोज यूज करोगे तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये हो गया 3 नंबर, ये बात आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए आइए जरा देखते हैं, एक और सवाल हमारे पास यहाँ मौजूद है। अब देखो, मैं इसको देखते हुए आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, नीचे वाले सवाल मैं बाद में पढ़ूंगा। ठीक है ना, मुझे नहीं पता नीचे क्या है, मैं अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा हूं इनको देखते हुए। ठीक है ना, जरा देखिए, टेबल 1.1 गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ऑफ सम एटम्स एंड आइंस। एटम्स भी हैं और आइंस भी हैं, A to G। ठीक है भाई, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 25, 28, 282, 284, 285, 286, 218 एंड 7। अच्छा जी, ये इन्होंने गलत किया है, ये इनको नहीं डालना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि हमारे सिलेबस में 20 तक की ही एलिमेंट्स हैं। तो ये इन्होंने बिला वजह डालकर लंबी की है, इनको नहीं करना चाहिए था। देखो 2,5, 2,5 का मतलब है ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। ठीक है ना, कौन से एलिमेंट है भाई? ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है और ग्रुप नंबर ग्रुप 5 का 5। है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रुप नंबर बताते हैं, और टोटल जो शेल्स होते हैं वो आपको पीरियड नंबर बताते हैं। तो मेरे हिसाब से ये नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर 2,8 है। अब 2,8 को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं कि ये नियॉन है या ये कोई आइन है। इन दोनों में से कोई सिचुएशन हो सकती है, ये नियॉन भी हो सकता है, अगर एटम है तो नियॉन होगा, और अगर आइन होगा तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इन तीनों का आइन भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं पॉजिटिव की तरफ देखूं तो सोडियम आइन भी हो सकता है, मैग्नीशियम आइन भी हो सकता है, और एल्युमिनियम आइन भी हो सकता है ये, क्योंकि उन सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाय लॉस ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। और इसी तरह से ये नाइट्रोजन का आइन भी हो सकता है, ये आपके पास जो है बेटे ये ऑक्साइड का आइन भी हो सकता है, ये फ्लोराइड का भी आइन हो सकता है। वी कैन एक्चुअली हम ये भी इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मेंशन नहीं है क्या चीज है, एटम है या आइन है, तो इसलिए ये सिचुएशन है। फिर 282 तो डेफिनेटली ये पीरियड 3 का और ग्रुप 2 का है, तो ये मैग्नीशियम ही होना चाहिए। 284 सिलिकॉन होना चाहिए, 285 फॉस्फोरस होना चाहिए, ये सल्फर होना चाहिए। और ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? देखो 1, 2, 3, 4, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और ग्रुप 7 का है। तो पहले आएगा फ्लोरीन क्लोरीन, पहले आएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और उसके बाद आएगा आयोडीन। ऐसा ही है ना? तो फोर्थ पीरियड का है, तो इसका मतलब है ये ब्रोमीन होना चाहिए। सही है भाई, तो ये सिचुएशन है, मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मेंशन है और मुझे क्या क्या जवाब देने हो सकते हैं यहाँ पर। जरा देखिए, दोबारा से वही सिचुएशन ये आपको बता रहा है, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस A to G, each letter may be used once, more than once, or not at all. State which of the atom और आइन A to G could be the answer। A to G आपने लिखना है, आपने पूरे पूरे ये कॉन्फ़िगरेशंस नहीं लिखनी है। नोबेल गैस का एटम कौन हो सकता है? देखो नोबेल गैस के लिए बी। आपको पता होना चाहिए, नोबेल गैस का मतलब है लास्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए। तो लास्ट शेल इसमें सिर्फ बी का ही कंप्लीट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब वो नोबेल गैस है। एटम है तो नोबेल गैस है, अगर आइन होता तो नोबेल गैस नहीं होती, ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, देन दे आर आस्किंग फॉर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप 6। आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ग्रुप 6 का हो गया, बताओ कौन है? आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कौन हो गया ग्रुप 6 का? तो इट शुड बी एफ। देन एन एटम विद एन एटॉमिक नंबर 14, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो प्रोटॉन नंबर भी 14 ही होगा भाई, न्यूट्रल एटम होगा तो किसके हैं 14? 2, 8, 4, दिस शुड बी डी, राइट। देन दे आर सेइंग एटम्स फ्रॉम द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप का मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो बताओ किस किस के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन सेम है बच्चों? A N E, क्या बात है, जबरदस्त बच्चों, ये बात बहुत सिंपल है, समझने की बात है। हैलोजन एटम, हैलोजन मतलब ग्रुप 7, ग्रुप 7 मतलब आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन किसके आखिरी शेल में? दिस शुड बी फ्रॉम G, वेरी गुड। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स के आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो बताओ इनमें से मेटल कौन सा है? जल्दी से। सी होगा इसमें से मेटल, वेरी गुड, दिस इज अ मैग्नीशियम मेटल इज स्टेबल आइन ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट। इनमें से कौन सा स्टेबल आइन है ग्रुप 5 का?
क्या आंसर होना चाहिए बच्चों का? बी। यस, B। वेरी गुड। इसका Sir, आंसर B. क्या होना चाहिए भाई? इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि आयन जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। तो जो बी है, ये नोबेल गैस को भी उसने आइडेंटिफाई करवाया हमसे नियॉन के फॉर पे। और अब ये ग्रुप 5 का आपको क्या बोल रहा है? स्टेबल आयन। तो देखो, ये नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है, तो इसके अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आयन की भी होगी, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो। तो इसके अंदर हम बी ही लिखेंगे। गुड जॉब। उसके बाद बोल रहा है एन एटम दैट फॉर्म्स एन आयन विद 2 ये बोल रहे हैं एटम बताओ जो 2 का चार्ज बनाए। तो जो 2 का चार्ज बनाएगा डेफिनेटली उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बताओ कौन है इसमें से? दिस शुड बी एफ। देखो कितना आसान है यार, अगर हमें बेसिक इंफॉर्मेशन हो तो हमारे लिए क्या ही मुश्किल है इसको सॉल्व कर लेना। बट द थिंग इज दिस कि बच्चों को बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होती हैं। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन पे रहोगे तो सारा सवाल आराम से कर पाओगे, और अगर नहीं रहोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। आड़ी टेढ़ी बात नहीं लिखनी, जो आपने पढ़ा है सिलेबस में बस वहां तक रहना है आपने, उल्टी सीधी बात नहीं करनी है आपने। सही है भाई? चलिए सवाल पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं मेहदी जी बेटे? सर मेरा इससे तो नहीं है, लेकिन वो एल्केन्स के अंदर मैंने सवाल तो उसके देखे जी नेफ्था और क्रूड ऑयल के। जी, तो आप अभी पढ़ाएंगे कल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ये उसको। जब भी कल पढ़ाएंगे चल वो कवर हो जाएगा ना बेटे, उतनी उसमें देर सिर्फ में? आपने यूजेस याद करने हैं। तो मैंने पीडीएफ जो शेयर की थी अभी रिसेंटली, तो आप उसमें से भी देख के याद करना चाहें तो अभी से याद कर सकते हैं, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। सर उसमें सब कंपाइल्ड है, क्या कह रहे हो? मतलब आपने उसमें सब लिखा हुआ है? सब लिखा हुआ है मैंने, वहां पर 2 ही पेज है मुश्किल से, वो याद करने हैं आपने, खाली याद करना है, सिंपल। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल है सवाल से रिलेटेड? आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। सर तो मुझे पार्ट जी समझ नहीं आया। पार्ट जी में वो बोल रहा है अ स्टेबल आयन ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट्स। तो भाई ग्रुप 5 के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो आयन बन जाएगा। तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही कंप्लीट आयनिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है भाई? ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और सवाल है हमारे पास, अब जरा देखिए दोबारा से एक और यहाँ पर मेरे पास सवाल मौजूद है। यहाँ मौजूद है हमारे पास, द नेम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर शोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। Answer the following question about these elements. Each element may be used once, more than once, and not at all. वही वाली बात, पुरानी वाली। Identify the element which, अच्छा जी आपको यहाँ पर सारी बातें पता होनी चाहिए। Which a product of photosynthesis, भाई photosynthesis में एक चीज बनती है हमारे लिए, वो होती है ऑक्सीजन। जब तक प्लांटेशन हम नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज नहीं होगा और ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज नहीं होगा एटमॉस्फेयर में। सो वी नो दिस। फोटोसिंथेसिस से कौन सा एलिमेंट बनता है बच्चों? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज तो एलिमेंट नहीं है ना, वो तो कंपाउंड है। ऑक्सीजन एलिमेंट है। राइट एवरीवन? अबे कार्बन कहां से आ गया भाई? कार्बन नहीं होगा ना, ग्लूकोज तो कंपाउंड है। एलिमेंट की बात कर रहा है वो, प्योर एलिमेंट। ठीक है, देन दे आर सेइंग the next part is has an oxide found in clean dry air। अच्छा जी, वो कह रहा है हैज एन ऑक्साइड फाउंड इन क्लीन नाइट्रोजन। ड्राई एयर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्लीन ड्राई एयर में किसकी ऑक्साइड फाइंड हो सकती है आपसे। तो इट्स क्वाइट सिंपल, कार्बन। डेफिनेटली इट शुड बी कार्बन, क्योंकि हम लोग जो जिंदा लोग हैं सांस लेते हैं भाई, सांस लेते हैं तो एक्सहेल भी करते हैं। जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो क्लीन, वो नाइट्रोजन आप इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि वो बोल रहा है क्लीन, साफ सुथरी एयर है भाई। ठीक है ना, उसके अंदर कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड वगैरह मौजूद नहीं है। ठीक है भाई, यानी कि हमारे पास पॉल्यूटेंट्स मौजूद नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए जब पॉल्यूटेंट मौजूद नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो डेफिनेटली होगी। ठीक है बच्चों? देन द नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड विद द फॉर्मूला X2O। अब आपको पता होना चाहिए बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल्स। ठीक है ना, तो अगर मेरे पास लिथियम होगा तो लिथियम और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा? दिस 2 कम्स ओवर हियर, दिस 1 ओवर देयर, तो दिस शुड बी लिथियम ऑक्साइड। और अगर आपके पास बेरिलियम होगा तो इट शुड बी 2+ and 2-, सो इट विल गिव यू BeO। सो वो बोल रहा है फॉर्मूला ऐसे बनना चाहिए। तो ऐसे फॉर्मूला किसका बनेगा? सिर्फ और सिर्फ बच्चों लिथियम ही बना सकता है, बेरिलियम नहीं बनाएगा ऐसा। ठीक है बच्चों? सिंपल है ना, कितना सिंपल है। देखो अगर आपको पता होगा तो सिंपल है, लेकिन पेपर में पता नहीं क्यों आप लोगों को पता नहीं होती ये बात। देन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड टू इंप्रूव क्रॉप्स ग्रोथ। क्या होगा इसका आंसर भाई?
फर्टिलाइजर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है एनपीके। एनपीके नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन। वक्त नाइट्रोजन मौजूद है तो हम नाइट्रोजन लिखेंगे क्योंकि पीरियड 2 है ये। फास्फोरस नीचे वाले पीरियड का है और पोटेशियम उससे भी नीचे वाले का। ठीक है भाई। देन नेक्स्ट इज हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग गुड, दिस इज समथिंग गुड। हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें से किसका होगा? जी बताइए बच्चों। हाया बता रही हैं सर फ्लोरीन। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। जिसका लोएस्ट एमआर होगा। तो लोएस्ट एमआर किसका लिथियम। होगा? जरा देखिए, अगर आप फ्लोरीन को और नियॉन को देखें बच्चों, फ्लोरीन का आपके पास प्रोटॉन नंबर है 9 और न्यूक्लियॉन नंबर है 19, जबकि नियॉन का है आपके पास क्या बच्चों? 10 एंड 20। बट द थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर इज कि फ्लोरीन है आपके पास बच्चों ग्रुप 7 का, तो इट शुड बी F2। कैसा होना चाहिए? ये F2 होना चाहिए। तो इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों? 38। जबकि नियॉन ग्रुप 8 का है तो ये अकेला ही होगा, तो इसका होगा 20। तो कम किसका हुआ? नियॉन का। जब नियॉन का मॉलिक्यूलर मास कम हुआ तो इसका डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगा। सो दिस शुड बी नियॉन। क्या जबरदस्त सवाल है। देन दे आर सेइंग प्रोड्यूस अ रेड फ्लेम इन फ्लेम टेस्ट। देखो फ्लेम टेस्ट भी पूछा जा सकता है। दिस शुड बी लिथियम। वी टॉक अबाउट दिस सर किबलर। मैंने बोला था आपको सर किबलर याद रखिएगा। तो किबलर में कॉपर इज व्हाट? ब्लू ग्रीन, while lithium is red, तो this should be lithium। याद होना चाहिए आप लोगों को। Then they are saying has only 5 electrons in each of its atom। हर एक एटम में 5 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 5 वाले के ही होंगे, तो this should be has only 5 electron in each atom। अच्छा बोला टोटल ही 5 हैं, ठीक है ना? तो this should be बोरोन। लास्ट शेल में 5 नहीं है, टोटल 5 हैं, तो जिसका प्रोटॉन नंबर 5 होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई। उसके बाद हैज एन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम। एसिड रेन। एसिड सोडियम। रेन कौन कॉज करेगा बच्चों? एसिड रेन कॉज सल्फर। करेगा आपके पास नाइट्रोजन। सल्फर तो है ही नहीं ना इसमें, नाइट्रोजन है इसमें। ठीक है, तो नाइट्रोजन सर ऑक्साइड कैन एसिडिक कॉज। रेन जी बेटे, एसिडिक से रेन सिर्फ नाइट्रोजन और सल्फर ही करते हैं ना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी करता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी करता है। तो इस वक्त सल्फर तो है ही नहीं ना इसके अंदर बेटे, और पीरियड सर 2 की बात कर रहा है खाली ये। जी ठीक है। सर सर पार्ट डी में आपने ऑक्सीजन flame क्यों वन नहीं बाय होगा? test बेटे, का- वन बाय वन ऐसे नहीं, रेज हैंड करें, मैं आपसे आपने पूछ लूंगा। flame जी बेटे अब्दुल्ला क्या कह रहे हो? सर मुझे सेकंड पार्ट समझ नहीं आया बी वाला। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है आपके पास ड्राई एयर है और क्लीन ड्राई एयर है। क्लीन का मतलब है कि वहां पर किसी तरह का कोई पॉल्यूटेंट मौजूद नहीं है। तो जब पॉल्यूटेंट मौजूद नहीं होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा लाजमी, ठीक है ना? क्योंकि जब हम फॉर सपोज ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एक्सहेल कर ही रहे हैं ना। इस प्रोसेस को तो हम रोक ही नहीं सकते ना बेटे। तो द ओनली ऑक्साइड विच कैन बी प्रेजेंट इन एयर इफ द एयर इज इवन क्लीन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी बेटे उमैमा। जी उमैमा क्या बोल रहे हो बेटे? सर आपने अभी फ्लेम टेस्ट का कोई वर्ड नमूने बोला था, वो क्या बोला था आपने? जी मैंने आपको बोला सर किबलर, ये बोला मैंने, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कॉपर इज ग्रीन ब्लू, लिथियम इज रेड। ठीक है, सर व्हाट क्या बोला आपने? कॉपर इज ग्रीन ब्लू, ये लिखा हुआ है ऊपर, मैंने ये लिख दिया ऊपर, ठीक है ना? लिथियम इज रेड। ओह अच्छा अच्छा ओके। ठीक है, ऑल राइट। जी बेटे अनास क्या बोल रहे हो? सर ये जो आपने पहला पार्ट कराया था फोटोसिंथेसिस का, तो मुझे उसको देख के एक चीज याद आई। जी, यूट्रिफिकेशन है क्या हमारे सिलेबस में? यूट्रिफिकेशन हमारे सिलेबस में अब डीऑक्सीजनेशन के नाम से है बेटे। तो यूट्रिफिकेशन के नाम से नहीं आएगा, डीऑक्सीजनेशन के नाम से आएगा। और उसके लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नाइट्रेट एंड फॉस्फेट कॉजेज डीऑक्सीजनेशन। एंड व्हाट इज डीऑक्सीजनेशन? डीऑक्सीजनेशन इज द डिक्रीमेंट इन द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द ओशियंस एंड द रिवर्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि मैरीन लाइफ को नुकसान पहुंचता है। ठीक है भाई। जी मिस्टर जियाद। मेरे पार्ट भी समझ नहीं आया। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो पोल्यूशन नहीं करती है? बेटे क्लीन कार्बन ड्राई कैसे डाइऑक्साइड होगा? डेफिनेटली पॉल्यूटेंट है, लेकिन नेचुरली अल्लाह ने ये हमारे इन्वायरमेंट में रखी है ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सके। अल्लाह ने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया था हमारे लिए, वो इसलिए बनाया था ताकि हम सुकून से दुनिया में रह सकें। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो इतनी ठंड होती कि आप रह नहीं पाते। लेकिन उसको इतना इंक्रीज कर दिया हमने, इतना इंक्रीज कर दिया हमने, जिसकी वजह से अब टेम्परेचर औंधा बढ़ता चला जा रहा है। इतना इतना इंक्रीज हो गया तो ग्लेशियर मेल्ट कर दिया हमने। तो वो गलत कर दिया हमने, वो इस वजह से है कि कंबशन ज्यादा कर रहे हैं हम लोग ना।
लेकिन नेचुरली आप जो रेस्पिरेशन कर रहे हो उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ना बेटा नेचर में। आप नहीं कर रहे तो जानवर कर रहे हैं, जानवर नहीं कर रहे तो प्लांट्स रात में कर रहे हैं, वो तो आएगी ना। ठीक है। अच्छा भाई, आप में से जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, अगर आप किसी गैर नाम से आएंगे तो मैं कभी भी आपसे सवाल नहीं पूछूंगा बेटा। ये स्पर्श विस्पर्श जो भी है, ये इस नाम से आओगे तो मैं कभी भी आपसे नहीं सवाल पूछूंगा। आप काइंडली अपने नाम से आओ ताकि मैं आपसे सवाल पूछ सकूं और मैं आपका हैंड रेज जो है उसको फिर एक्सेप्ट कर सकूं। ठीक है भाई। जी अलीशा। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटे ताहा। जी। और किसी का कोई सवाल नहीं है? चलो आगे चलते हैं फिर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वी हैव ओवर हेयर, जिसमें से बड़ी मुझे इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही हैं, तो बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। जरा देखते हैं। मेरे पास अभी भी आधा घंटे का टाइम है, तो मैं आपको और बहुत सारे सवाल करा सकता हूं। द क्वेश्चन इज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑक्साइड्स टू आंसर द क्वेश्चंस। एल्युमिनियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, दिस इज आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है ना। एंड देन वाटर वी हैव सोडियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये चीजें आपको देखते ही पता होनी चाहिए बहुत सारी। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है भाई? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये एम्फोटेरिक नेचर की है, यानी कि इट कैन रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कली बोथ। उसके अलावा इट कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, इन इन क्रैकिंग, राइट। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की हमने इलेक्ट्रोलिसिस भी की है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल अलोंग विद क्रायोलाइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस, इट कैन harm you, it can kill you, right, it can cause suffocation, it is the product of incomplete combustion, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन से आ सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो है कहाँ से आ सकती है? रेस्पिरेशन से आ सकती है। इसके सोर्सेस, इसके प्रॉब्लम, ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, पता होना चाहिए आपको। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर डीसल्फराइजेशन, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कंटेंट को रिमूव करने के लिए काम आती है। और लाइम स्टोन की थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रोडक्ट भी है, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ब्लास्ट फर्नेस से रिमूव करने के भी काम आएगी। आयरन 3 ऑक्साइड में आयरन का चार्ज 3+ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है भाई। वाटर एक यूनिवर्सल न्यूट्रल प्रोडक्ट है। सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, इट कैन डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन बी टेस्टेड बाय KMnO4, आपको पता होना चाहिए। इट इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, ये आपको पता होना चाहिए। इट कैन बी कॉज्ड बाय you can say that volcanic eruptions and the fossil fuels की combustion. Silicon dioxide एक acidic nature की oxide है, which is one of the impurity in iron की extraction of blast furnace। ये सारी बातें आपको वैसी पक्की याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने पूरे सिलेबस में पढ़ी हैं। तो जरा आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड ये क्या ही सवाल पूछ सकता है हमसे। अगर ये सारी बातें मुझे याद होंगी तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी की जरूरत नहीं आएगी। ईच ऑक्साइड में भी यूज वंस, मोर देन वंस एंड नॉट एट ऑल। ये पूरा सवाल ऑक्साइड से रिलेटेड है। जैसे पीछे वाला पूरा सवाल आपके पास जो है एलिमेंट से रिलेटेड था, उससे पीछे वाला जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, उससे पीछे वाला इक्वेशन से रिलेटेड था। अब ये वाला जो है ऑक्साइड से रिलेटेड है। ठीक है। पहला सवाल है, इज अ सॉलिड मेड ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इन द ब्लास्ट फर्नेस। क्या होगा भाई इसका आंसर? बच्चों जल्दी से बता दो, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। दिस शुड बी कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज which can react with both acid and alkali। acid और alkali से कौन react कर सकता है? definitely amphoteric oxide, तो this should be aluminum oxide। then ये कह रहा है आपसे that is a giant covalent structure। हमारे सिलेबस में 3 giant covalent structures हैं, diamond, graphite और sand, तो this should be sand, silicon tetraoxide और dioxide। then they are saying has an ion with an oxidation number +2। +2 वाला कौन है इसमें? +2 वाला, +2 वाला, +2 वाला कौन है इसमें? कैल्शियम ही है भाई, है ना भाई। कैल्शियम फ्रॉम ग्रुप नंबर 2, तो इसके अंदर कैल्शियम जो है +2 है। आयरन यहाँ +3 है, सोडियम ये +1 है, बाकी तो नॉन मेटल्स हैं। ये +3 है आपके पास एल्युमिनियम। सो कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आपके पास है टर्न्स व्हाइट एनहाइड्रस कोबाल्ट कॉपर टू सल्फेट ब्लू। दिस इज अ टेस्ट फॉर वाटर, डेफिनेटली वी नीड टू नो दिस कि यहाँ वाटर आएगा भाई। और is made during the fermentation of aqueous glucose to make ethanol। इथेनॉल के साथ क्या बनता है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड। कितना आसान सवाल है, कितना आसान। देखिए, अगर आपको ओवरऑल इंफॉर्मेशन होगी पूरे सिलेबस की, आपने अच्छे से याद की होंगी सारी चीजें, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। राइट बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट यार, एक कॉल रिसीव कर लूं, पता नहीं क्यों फोन कर रहे हैं, कोई जरूरत ना हो किसी चीज की। ऑल राइट। सो बच्चों, आप में से किसी का भी अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटे शहीर, क्या कह रहे हो? Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, shouldn't part be Fe2O3?
बेटा FeTO3 क्यों होगा? वी जस्ट लर्न टू Amphoteric एम्फोटेरिक oxide. ऑक्साइड्स बेटे, एक जिंक ऑक्साइड एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है, बस दो ही तो याद किए हमने। आयरन Wait, ऑक्साइड but मैंने कब बताया doesn't आपको कि वो एम्फोटेरिक है? no, but transition metals are amphoteric, right? नहीं, ऐसा किसने बोला आपको? Oh, सिर्फ दो आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, आप वो याद कीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दैट्स इट। और बाकी सारे मेटल की ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं। सही है। okay, sir. Thank you. एंड टाइम पे आप ऐसी बात करके मुझे डरा रहे हैं। अनस आसिफ जी बेटे। जी अनस जी बेटे पूछिए अनस। हाँ बेटा, बताओ क्या पूछना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे क्वेश्चन नंबर 1 2 आप दोबारा दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। बेटे ये क्वेश्चन नंबर 1 2 मैं PDF भेज दूंगा आपको थोड़ी देर में, पूरी टेंशन ना लीजिए। ओके। ठीक है, तो चलिए आगे अगला सवाल करते हैं भाई। अगला सवाल एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल यहाँ मौजूद है, बड़ा पसंद है मुझे ये सवाल, क्योंकि उसने पूरा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है आपको। यहाँ पर जो एलिमेंट मेंशन है सिर्फ वही यूज करना है, ऐसा ना हो कि जो नहीं है वहां लिख दो कि भाई एग्जामिनर साहब आप गलत हैं, ये एलिमेंट यहाँ होना चाहिए था। ऐसा मत कर देना भाई प्लीज, जो मेंशन है बस इसी को यूज करना है। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। अगेन ये एलिमेंट से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। ईच सिंबल में बी यूज वंस, मोर देन वंस, एंड और नॉट एट ऑल। गिव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर आपने ये सारी चीजें करनी है, ठीक है भाई। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं आपके पास अल्कली मेटल्स हैं। They can react with water and produce hydroxides and hydrogen gas, which can give you a pop-up sound when you place a light and display in front of that. Then ये आपके पास ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं। ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है व्हेन यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। इसका होता है रेडिश ब्राउन, अगर 3+ हो और 2+ हो तो ग्रीन। इट कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन। दिस इज जिंक। जिंक की ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है। सिल्वर नाइट्रेट कैन बी यूज टू टेस्ट द हैलाइड आइंस। अल्मोनियम ऑक्साइड आपके पास एम्फोटेरिक होती है, इसके बारे में मैं पिछले सवाल में सब बता चुका हूँ। सिलिकॉन जो है एक एलिमेंट है। और नाइट्रोजन हमारे पास एयर में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, क्लोरीन आपके पास जो है ब्लीचिंग एजेंट है। ये सारी बातें आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। सो लेट्स सी के सवाल क्या पूछ रहा है। इज द कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में हम कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं बच्चों? दिस इज वेरी सिंपल, वी यूज निकल कैटलिस्ट ओवर देयर। ये तो हम सबको ही पता होनी चाहिए बात, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली ऑर्गेनिक खत्म की है। इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स ऑक्साइड डिसॉल्व इन क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में डिसॉल्व करके हम किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों? एल्युमिनियम को। ये भी हम सबको बात पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने मेटल्स में किया था। इज अ मेटल ब्लो कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर से लेस रिएक्टिव कौन होता है भाई? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होता है। गोल्ड यहाँ मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बच्चों? सिल्वर लिखोगे, ठीक है भाई। उसके बाद है इज यूज्ड इन वेल्डिंग। अच्छा जी, वेल्डिंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेटली वेल्डिंग के अंदर आप आग लगा रहे होगे, तो आग लगा रहे होगे तो आपने ऑक्सीजन यहाँ यूज करनी है। ऑक्सीजन मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है। यहाँ पर आर्गन कहीं मेंशन नहीं है, यहाँ पर आर्गन कहीं मेंशन नहीं है। हालांकि आर्गन जो है एक ऐसी गैस है जो कि स्टील वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है, लेकिन अब उसके यूजेस हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर आर्गन नहीं लिख सकते। होपफुली बहुत सारे बच्चों ने जो मुझसे सवाल पूछा होगा वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सवाल दिखाया नहीं था उस वक्त, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, फॉर्म एन आयन विद चार्ज -1। -1 चार्ज कौन बनाते हैं यार? ग्रुप 7 वाले बनाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फ्लोरीन लिख दें, ब्रोमीन लिख दें, आयोडीन लिख दें, तो उसका नंबर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मेंशन सिर्फ एक ही है, क्लोरीन। तो आपने क्लोरीन नहीं लिखना है। क्लोरीन लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा, कोई और लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। दिस इज सिंपल, जो आपको मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करोगे तो ही मार्किंग स्कीम का आंसर बनेगा। और अगर आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर नहीं करोगे, बहुत सारे आंसर और हो सकते हैं। -1 आपके पास बहुत सारे और हो सकते हैं। फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एस्टाटीन हो सकता है, जो नया वाला ऐड हुआ है टेसिलीन, वो भी हो सकता है। बट वो आंसर सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मेंशन नहीं है ऊपर, ठीक है भाई। भाई जी ताहा कुछ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं सर, गलती से हो गया था। गलती से हो गया था? क्या गलती से हो गया था भाई? हाँ रेज हैंड, अच्छा जी ठीक है। ऑल राइट जी जिया साहब। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में ब्रोमीन फॉर्म हो रही है एनोड पर, तो उसका स्टेट क्या लिखेंगे? गैसियस या लिक्विड? डिपेंड करता है कि वो आपको ऑब्जर्वेशन देगा, फिर उसकी अगर वो ऑब्जर्वेशन दे रहा है ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर्म तो फिर आप उसको लिक्विड लिखोगे, और अगर वो बोल रहा है वेपर्स फॉर्म तो आप गैस लिखोगे, ठीक है। मेंशन होगा वहां पर, सर आपको आयोडीन की परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोडीन भी यही सेम आयोडीन होगा, का सेम सिचुएशन होगा। नहीं, क्योंकि कुछ सवाल तो उन्होंने लिखा नहीं है उसके अंदर, उन्होंने बस वो दे नहीं दिया लिखा तो कंपाउंड आपको दे फिर आप दिया वेपर्स aqueous। लिख दें, कोई मसला नहीं है, आप वेपर्स लिख दें, कोई मसला नहीं है,
ठीक है ओके सर। जी भाई अब्दुल्ला मेमन साहब। अब्दुल्ला मेमन, यू वांट टू आस्क समथिंग? पूछिए। मोहम्मद अहमद जी बेटे। वालेकुम सलाम। सर डेल्टा फ्रैक्शन का नहीं पढ़ाया था। बेटे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, बताया था आपको। उसमें पीडीएफ में भेजा है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने यूज याद करना है भाई। अच्छा सर। जी तो भाई ए वाला पार्ट क्या है अनस, इसके अंदर सिंपल सी बात है। आप जब भी एल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हो और उसको एल्केन्स में कन्वर्ट करते हो, उस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं और उसमें निकल कैटालिसिस इस्तेमाल होता है। ये मैंने ट्रांजिशन मेटल्स में आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको कैटालिस्ट पढ़ाते वक्त बताया था, ये मैंने आपको एनर्जेटिक्स पढ़ाते वक्त पढ़ाया था, ये मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन में बताया था, और फिर ये मैंने आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया है। ये 3 मरतबा पढ़ाने का मकसद ये था कि आप याद कर लें बेटे इसको। जी उमैमा। सर बी पार्ट एक्सप्लेन कर दिए। बी पार्ट में हमारे सिलेबस में मेटल्स के अंदर दो तरह की दो एक्सट्रैक्शन मौजूद हैं, एक आयरन की और एक एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, और इलेक्ट्रोलिसिस से वो हम करते हैं बेटे। ये पार्ट है, आपको याद होना चाहिए था। ये आप ये वो टाइम नहीं है कि जिसमें आप ये सवाल मुझसे पूछें, तो बहुत सिंपल सी बात है यार। जी राफे। सर ये ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, समझा देगा? ये याद नहीं आ ब्लीचिंग रहा, एजेंट आपके पता पास नहीं कब। आमतौर पे क्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, जो कि रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर का कलर उड़ा देता है। ब्लीचिंग हम लोग आमतौर पे वॉशरूम्स वगैरह में भी ब्लीच यूज करते हैं, हम लोग कपड़ों पे भी ब्लीच यूज करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्टेन्स वगैरह कपड़ों पे आ जाते हैं, या स्टेन वगैरह जो बाथरूम की वॉल्स वगैरह पे आ जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है, ताकि जो कलर आ चुका है वो रिमूव हो जाए। तो कलर को रिमूव करने के लिए आपके पास क्या होता है? ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का भी एक यूज यही है कि वो भी ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो वुड पल्प जो होता है ना, उसके अंदर जो ब्राउनिश शेड होता है उसको रिमूव करता है। ठीक है भाई, तो ये सीन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अभी अभी हमारे पास 20 मिनट और हैं, चले हम आगे सॉल्व करते हैं सवाल को। हियर इज वन मोर क्वेश्चन वी हैव बच्चों। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू आंसर द क्वेश्चंस। अमोनियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, K2SO3 है यहाँ पर, पोटेशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और ये है आपके पास CH3COONA। ये क्या चीज है भाई? ये एस्टर सा कुछ मुझे लग रहा है, OCO क्या है पता नहीं। खैर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट और जिंक सल्फेट। दोबारा से ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इन कंपाउंड में से एक बार यूज करें, 2 बार यूज करें, एक बार भी यूज ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट विच कंपाउंड्स reacts with dilute nitric acid to form a gas that turns lime water milky। अच्छा भाई, ये पूछ रहा है कि एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या चीज है? एसिड। तो मुझे जल्दी से बताओ, एसिड से किस चीज का रिएक्शन कराओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बने? जल्दी से बताओ बच्चों। डेफिनेटली कार्बोनेट्स का रिएक्शन होता है। वेरी गुड, तो कार्बोनेट्स का रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर। So this should be the right answer. Metal carbonate, sodium carbonate would be the right answer. Good job, बच्चों. Then they are asking for the next part. Reacts with warm aqueous sodium hydroxide to form a gas that turns red litmus paper blue. So this is the only basic gas that is in our syllabus, जो कि red litmus paper को blue करती है, वो है अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस कब बनती है? जब आप अमोनियम सॉल्ट्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो, या किसी भी एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हो। तो इसमें अमोनियम सॉल्ट कौन सा है? जल्दी से, फर्स्ट वाला। दिस शुड बी अमोनियम क्लोराइड। दैट्स ग्रेट। All right, then reacts with dilute hydrochloric acid to give a gas that decolorizes acidified potassium magnate. All right, तो वो कह रहा है decolorized acidified potassium magnate reacts with dilute hydrochloric acid to give a gas that decolorizes acidified potassium magnate। अच्छा भाई, जो गैस एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट को डीक्लोराइज करेगी वो होगी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो क्या करती है? डीक्लोराइज करती है किसको बच्चों? पोटेशियम मैग्नेट को। तो वो कह रहा है रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव अ गैस दैट डीक्लोराइज। तो सल्फर डाइऑक्साइड किस में से बन सकती है? जैसे कार्बोनेट्स में से आप देखें, जैसे कार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो मेरा जहां तक ख्याल है सल्फाइड्स में से क्या निकल सकती है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। सही है बच्चों, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इन्होंने बेवकूफाना हरकत की है ये सवाल पूछकर। ठीक है भाई। देन हियर वी हैव इज अ प्रिपेयर्ड यूजिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा प्रेसिपिटेशन से बन सकता है जो कि इनसॉल्युबल होगा? तो इनमें से इनसॉल्युबल कौन सा है बच्चों? ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट बेसन का लड्डू, यानी कि बैरियम, कैल्शियम एंड लेड, ये तीनों इनसॉल्युबल सल्फेट्स होते हैं। तो बैरियम सल्फेट वुड बी इनसॉल्युबल, सो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड। देन
कंटेन एन एनाइन विद चार्ज 3- कौन सा वाला एनाइन यानी कि नेगेटिव वाला चार्ज जो है -3 चार्ज रखता होगा? तो दिस इज सिंपल फॉस्फेट। फॉस्फेट का चार्ज 3- होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दैट इज वाई सोडियम फॉस्फेट इज लाइक Na3PO4, क्योंकि सोडियम का चार्ज है +1 और फॉस्फेट का है 3-, सो दे कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाई एंड द फार्मूला बी लाइक दिस। देन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग को टेस्ट करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए हम क्या डालते हैं बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट आपके पास ये पूरा का पूरा सवाल मौजूद है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, सवाल पूछना चाहें सवाल भी पूछ सकते हैं। देखते हैं क्या सवालात आ रहे हैं बच्चों की तरफ से। जी मिस्टर इमाद। सर मेरा सवाल था पार्ट ए में मैग्नीशियम नाइट्रेट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट का कौन सा रिएक्शन हमने पढ़ा है एसिड के साथ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले? ऐसा कोई हमने पढ़ा तो नहीं? ऐसा हमने कुछ पढ़ा है कि हम किसी मैग्नीशियम नाइट्रेट को रिएक्शन कराएं एसिड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले? हमने तो सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ा है ना, एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओ, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, सिंपल। बाकी फिर मेटल के साथ बनाए तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और बेसिस के साथ करेंगे तो वाटर बनेगा, सिंपल। आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन पे रहिए प्लीज 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 प्लीज। जी शहरो साहब। सर ये आप बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ रही हैं, पिछली 2 बार आ गई शायद अब, और अगर हमारे साथ ये आउट ऑफ सिलेबस वाला आ जाए तो हम क्या करें? यार आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई चीज आएगी तो डेफिनेटली 99.9% तो आपके पास सिलेबस से ही होगा ना, तो उसको आप फोकस करें। अगर 0.1 अगर आपके पास अगर आ गई है आउट ऑफ सिलेबस तो इट्स फाइन। और ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे ये आउट ऑफ सिलेबस बात आ गई है फॉर सपोज, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि SO3 का भी कलर चेंज पर्पल टू कलरलेस है अगर आप उसके साथ KMnO4 डालो, और अगर सल्फर डाइऑक्साइड को डालो तो भी आपके पास पर्पल टू कलरलेस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट भी हमारे सिलेबस में मौजूद है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का टेस्ट भी हमारे, सॉरी सल्फाइड आइन का भी टेस्ट हमारे सिलेबस में मौजूद है, और दोनों का टेस्ट KMnO4 से ही है ना भाई? तो KMnO4 का कलर चेंज तो सिर्फ यही कर सकता है मेरे हिसाब से, अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लगाएं अपने सिलेबस की जो आपको याद है। सही है? ओके सर। है ना भाई? अगर आप जो आपको याद है चीजें जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, अगर वो भी लगाएं तो भी राइट आंसर आप दे सकते हैं, जो मैंने वही लगाया है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आदम अंजम कुछ पूछ रहे हैं। जी बेटे आदम। So can you please explain part C? सी पार्ट तो बता रहा था बेटे मैं अभी। पर्पल टू कलरलेस कौन करता है? पर्पल टू कलरलेस यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कलर चेंज कौन करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और हमारे सिलेबस में रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर डाइऑक्साइड को कंसीडर किया गया है। टेस्ट फॉर द गैसेस में आपने याद किया होगा। फिर टेस्ट फॉर एनाइन में आपने एक एनाइन याद किया होगा, सल्फाइड आइन, वो भी यही काम करता है। तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर आंसर लिख दिया। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई। आप लोग जब सवाल पूछ लिया करें तो अपना हैंड जो है फिर डाउन कर दिया करें, ताकि मुझे इस बात का आइडिया हो जाए कि हाँ भाई आपका काम पूरा हो चुका है। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस ओवर हियर हमारे पास मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग क्लोराइड्स। अब उसने कंपाउंड्स तो दिए हैं, लेकिन सारे कौन से दिए हैं भाई? क्लोराइड वाले कंपाउंड्स दिए हैं। चले बड़ा मजा आएगा, इसको देखते हैं क्या आंसर होने चाहिए इसके। ईच क्लोराइड कैन बी यूज वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल। स्टेट विच क्लोराइड कंटेन अ कैटाइन विद अ 2+ चार्ज। इनमें से कौन सा वाला 2+ चार्ज रखता है? एल्युमिनियम 3+ होता है भाई, अमोनियम +1 होता है, कोबाल्ट यहाँ मेंशन है 2+ है, और हाइड्रोजन +1 होता है, आयरन यहाँ मेंशन है 3+ है। ठीक है ना, पोटेशियम +1 होता है, सिल्वर +1 है, क्योंकि क्लोराइड आपके पास जो है क्या फॉर सपोज -1 होता है तो सिल्वर +1 होगा यहाँ पर, सोडियम +1 होता है। तो द ओनली आंसर विच कैन बी द राइट आंसर वुड बी कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर। होपफुली ये बात आपको समझ में आती होगी। देन द नेक्स्ट पार्ट इज आस्किंग रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म रेड प्रेसिपिटेट्स। तो भाई ये अभी मैंने पीछे भी पढ़ाया है आपको, रेड प्रेसिपिटेट्स कौन बनाएगा? आयरन 3 बनाएगा। तो दिस शुड बी आयरन 3 क्लोराइड। अब ये आयरन 3 सल्फेट होता, ये आयरन 3 नाइट्रेट होता, ये आयरन 3 क्लोराइड होता, व्हाटएवर, आयरन 3 इज गोइंग टू फॉर्म रेड प्रेसिपिटेट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस, राइट? देन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इनसॉल्युबल इन वाटर कौन है भाई? ऑल द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आप। आपके बगैर, आपके अलावा सारे क्लोराइड सॉल्युबल हैं। तो आपका मतलब क्या हो गया भाई? सिल्वर, और पी का मतलब हो गया लेड, Pb। तो आपके अलावा सारे क्लोराइड्स पानी के अंदर क्या है बच्चों? सॉल्युबल। तो सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, याद होनी चाहिए ये बात भाई। उसके बाद रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन वार्म्ड produce a gas which turns red litmus paper blue. So the only gas which can turn red litmus paper blue is ammonia gas, and ammonia gas can only form by ammonium ions. It can be produced by ammonium ions and also from nitrate ions.
ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है एल्कली के केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था, व्हेन एवर एल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट दे ऑलवेज प्रोड्यूस अमोनिया गैस। ये हमने पीछे भी बात किया और आप देख सकते हैं काफी मर्तबा पूछा जाता है, बिकॉज अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज अमोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर अमोनियम होगा, अमोनियम सॉल्ट्स कैन रिएक्ट विद एल्कली एंड प्रोड्यूस अमोनिया गैस, सो अमोनियम क्लोराइड हो गया। फिर व्हेन added to water can form an aqueous solution with a pH 1, this should be acid, और यहाँ पर acid मौजूद है हाइड्रोजन क्लोराइड। when you dissolve hydrogen chloride into the water it will produce hydrochloric acid, और ये देगा आपको 1 pH। So this is the question number 7 in front of you, so you can even take a screenshot of this if you want to, and if you want to ask any questions, so I am here to answer। जी बेटे अहमद, जी बेटे वालेकुम सलाम। सर पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड थी पार्ट सी के अंदर वो जो सल्फर डाइऑक्साइड लिखा था, तो आपने कुछ इस तरह की लॉजिक, मतलब हम मतलब अगर इस तरह से करें कि हमें पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सल्फर डाइऑक्साइड आई थिंक रिड्यूसिंग है ना सर, जी तो अगर इन दोनों को हम करेंगे तो कलर चेंज होगा, तो इस तरह मैंने की भी ये आपको लॉजिक है सर? ऐसी मैंने भी आपको ऐसी बताया है, जो लॉजिक मैंने आपको दिया मैंने भी आपको यही दिया है कि सल्फाइड आइन SO3 माइनस हमारे सिलेबस का पार्ट है एनाइंस का टेस्ट, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, उन दोनों को ही टेस्ट करने के लिए हमने KMnO4 इस्तेमाल किया है, तो यही लॉजिक लगाएंगे, बिल्कुल यही लगाएंगे। सही है, चलिए एक सवाल रहता है, उसके बाद मैं आप लोगों के सारे सवाल फिर आंसर करता रहूंगा, ठीक है ना, हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ करके। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे इंशाल्लाह। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3, नाउ दिस इज पीरियड 3 एलिमेंट्स ओवर देयर फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, यू नीड टू आंसर फ्रॉम दीज एलिमेंट्स ओनली, इसके अलावा कोई एलिमेंट यूज मत कीजिएगा प्लीज, सिर्फ इनको यूज करेंगे हम, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट दीज एलिमेंट्स, फिर वही वाली बात कि इट कैन बी यूज वंस मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। Write the symbol of the element only, you need to write the symbol of over here। Form a stable ion with 2+ charge, तो 2+ charge कौन बनाएगा भाई, ग्रुप 2 वाला बनाएगा, तो this should be magnesium, right। is least reactive, जो least reactive होगा उसके पास outer shell में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, तो this should be argon। then is used in the water treatment, water treatment में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, क्लोरीन यूज करते हैं as a disinfectant which kills the germs, right। फॉर्म एन ऑक्साइड विच इज द मेन इंप्योरिटी इन आयरन, आयरन के अंदर मेन इंप्योरिटी वाली कौन सी ऑक्साइड है भाई, सिलिकॉन ऑक्साइड है, मिट्टी है, ठीक है। इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन होता है भाई, NPK, तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास P मौजूद है, पहले N मौजूद था, P मौजूद है। Then is stored under oils, so group 1 elements are highly reactive, so they always stored under oil, this should be sodium metal, and I think आपको याद होगा कि मैंने आपको दिखाया भी था ये, ठीक है। is used in food containers, so we know this aluminum is one of the metal जिसका यूज हमारे सिलेबस में मौजूद है, यूज एज अ फूड कंटेनर बिकॉज ऑफ corrosion to resistant, ये corrosion to resistant है, इसका रीजन भी आपको याद होना चाहिए। is found in the ore of zinc blend, अच्छा जी ये पुराना सवाल है IGCSE का, जो कि हमारे सिलेबस में पहले हुआ करता था, जिंक ब्लेंड, दिस इज द ओर ऑफ जिंक, तो इसके साथ सल्फर मौजूद होता है, पर अब ये सिलेबस में नहीं है, सो आपने इसकी परेशानी नहीं लेनी। सो दिस इज ऑल 8 क्वेश्चंस आई हैव, नहीं यही है, these are all 8 questions that I have in terms of today's class। तो ये यहाँ पर एंड हो गया है, अब आपके कोई सवाल वगैरह हैं तो आप लोग मुझसे 1 by 1 पूछ सकते हैं, वी हैव 10 मिनट्स, और जिसका कल पेपर है वो प्लीज जा सकता है और अपना पेपर पढ़ सकता है, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।